रूपिया का बचपन खत्म हो चुका था। अपनी आंखों के सामने अपने बचपन के दोस्त की लाश को देखकर वो ऐसे सहम गया था कि वो कैप्टन के सारे ऑर्डर्स को चुपचाप फॉलो करने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग उसके करीम चाचों को कुछ कर न दें। तो 2 दिन बीत गए। सूर्या जहाज पर नौकर की तरह काम करता रहा, पर तभी एक बोट आकर जहाज से टकराई। उस बोट में बस एक ही सवार था। टकराने के बाद सब उसे बचाने में जुट गए, पर सवाल था कि क्या यह संयोग सूर्या की जिंदगी में कोई बदलाव लाने वाला था। अरे छोटे मालिक, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, सबका हाथ बटाओ, उस नाव वाले को ऊपर खींचने में मदद करो। जी। ये सुबह सुबह क्या हो गया कप्तान साहब? कोई बड़ी मछली फंसी है क्या? शंकर, अब मछली बड़ी हो या छोटी वो तो ऊपर लाने पर ही पता चलेगा। पर ये हुआ क्या? अरे एक छोटी नाव हमारे जहाज से टकरा गई। उसमें एक ही सवारी थी शायद, तो बस थोड़ी दया कर रहे। तुम इतने दयालु कब से हो गए? जरूर बड़ी मछली है, बिलायती है क्या? अरे पहली नजर में देखा तो यही लगा, पर कपड़ों से थोड़ा मालदार लग रहा है। ये लो, आ गई हमारी मछली जहाज पे। आओ जरा चल के इनसे मिला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। अरे हटो हटो भाई, रास्ता दो। जहाज के कप्तान को तो मिलने दो हमारे रेफ्यूजी साहब से। ओहो, शुक्र है जान बच गई आपकी। जी बहुत शुक्रिया आपका, नहीं तो शायद आज मेरा काम हो गया था। देखिए कैसे मेरे नाव के परखाचे उड़ गए हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम तो ऐसे लोगों की जान बचाते रहते हैं, क्यों भाई शंकर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कप्तान। जी आपका शुक्रिया फिर से। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर जरा अपना शुभ नाम तो बताइए। आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, और साथ में चमकती तलवार और रिवॉल्वर भी रखी हुई है, क्या है आप? मेरा नाम विजय शेखावत है। मैं एक क्रांतिकारी हूँ और फिलहाल फिरंगियों से छुपकर भाग रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे जामनगर तक छोड़ दें तो मैं आपको अपने आधे पैसे और एक सोने की अंगूठी दूंगा। आप चाहे तो इन दोनों में से एक रिवॉल्वर रख सकते हैं। ये सब चीजें तो हम तुमसे ऐसे भी ले सकते हैं क्रांतिकारी साहब। अच्छा, ये भूल मत करना कप्तान, मैं ये तलवार शौक के लिए लेकर नहीं चलता। यकीन नहीं तो आजमा लो मुझे। अरे अरे विजय जी, आप तो एकदम से भड़क गए। ये शंकर का मजाक करने की आदत है। आप चिंता मत कीजिए, आपको उस तलवार का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, आप एक क्रांतिकारी हैं, हमारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब हम ऐसे भी बेगैरत नहीं है कि आपको ही लूट लेंगे। रख लीजिए तलवार विजय जी, रख लीजिए मयान में। आप कहते हैं तो विजय जी, आपको जामनगर जाना है? हाँ बिल्कुल। क्या कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी कैसी क्रांतिकारी महोदय, बस इतनी सी परेशानी है कि हमारा जहाज जो है वो अफ्रीका जा रहा है। तो अब इतने बड़े जहाज को मोड़ के गुजरात ले जाना, आप समझ रहे हैं ना, पापी पेट का सवाल है। हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने सोने की 3 अंगूठियां दे दूंगा। इतना काफी होगा तुम्हारे लिए? अरे वाह, क्या बात कर दी आपने, हैं? आप तो बस ऐश कीजिए जहाज पर, और देखिए कैसे सनसनाते हुए आपको जामनगर पहुंचाता हूँ। जी जी शुक्रिया आपका। मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, क्या आपके पास कपड़े होंगे? हाँ है ना, हमारा नौकर आपको सब दे देगा। अरे नौकर, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ भाई, और साहब के लिए कमरा और बिस्तर तैयार करो, और हाँ सूखे कपड़े भी दे देना, हैं? जी ठीक है, अभी करता हूँ। विजय जी, आप जाइए इस लड़के के साथ। ठीक है, इस तरफ आइए। हाँ तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। घबराइए मत, मैं आपके ऊपर हमला नहीं करने वाला हूँ। क्या है लड़के कि इंसान को किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या पता उस कप्तान ने तुम्हें क्या इशारा कर दिया हो और क्या कर बैठो तुम।
हाँ, वैसे बात तो सही है आपकी, किसी पे भरोसा तो नहीं करना चाहिए। ये रहा आपका कमरा, अंदर बिस्तर लगा हुआ है, एक लालटेन है, सूखे कपड़े भी हैं, और हाँ, ये है कुंडी। दरवाज़ा अंदर से भी बंद होता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तुम्हारा नाम? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप? प्रताप खानदान जैसा नाम लेने के बाद भी तुम इस जहाज पर नौकर का काम कर रहे हो? किस्मत साहब, किस्मत। ये किस्मत राजा को रंग बना सकती है, पर एक चीज़ अच्छी है, जानते हैं क्या? क्या? किस्मत बदलती है साहब, और जिस दिन मेरी बदली, इन कमीनों को बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम... छोड़िए साहब, आप थके होंगे, खुद को आराम दीजिए। कुछ देर में मैं खाना लेके आऊंगा, तब तक एक नींद ले लीजिए। कुछ वक्त बीता और रात हो गई। तभी कैप्टन ने सूर्या को हुक्म दिया कि वो जाकर मेहमान को खाना खिलाए, और बस सूर्या पहुंच गया खाने की थाली लेकर। कौन है? मैं हूँ सूर्या, आपके लिए खाना लाया हूँ। अच्छा, तुम हो। आ जाओ अंदर, दरवाजा खोला ही है। जी अच्छा, ये आपका खाना, आप खा लीजिए। कुछ चाहिए होगा तो मुझसे कहिएगा, मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। नहीं नहीं, यहीं बैठो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे बातें करो, अपनी कहानी बताओ। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम उन्हें बर्बाद कर दोगे। ऐसा क्या किया था इन्होंने तुम्हारे साथ? आप मेरी कहानी जानकर क्या करेंगे साहब? क्रांतिकारी हूं, दूसरों का दर्द सुन सुनकर अपने अंदर की आग जलाए रखता हूं। बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, बस मैं कुछ सपने लेकर माधोपुर आया था, और वहां पहुंचकर वो सपना चकनाचूर हो गया, और सामने आ गया डरावना सच, और अब मैं यहाँ एक नौकर की तरह काम कर रहा हूँ। तो फरेब हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया? कप्तान ने? मेरे अपने चाचा ने। वो मुझे जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे कई बार जान से मारने की कोशिशें भी की, पर जब वो रास्ता काम नहीं आया तो उन्होंने मुझे इन हरामखोरों के हवाले कर दिया, और मुझे जान से मारने के लिए। और तुम तो जिंदा हो और इस जहाज पर काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्या कप्तान का मन बदल गया? नहीं, उसका मन बस पैसे कमाने का है, इसलिए वो मुझे अफ्रीका में बेचने ले जा रहा है। और जहाँ तक मेरे इस जहाज पर काम करने की बात है, तो वो मैं अपने बचपन के दोस्त की जगह कर रहा हूँ, जिसे इन दरिंदों ने 2 दिन पहले जान से मार डाला। क्या? इनकी तो मैं... नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो ये मेरे करीम चाचा को जान से मार देंगे। करीम चाचा? हाँ, वही मेरा सब कुछ है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता। हाँ, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूं, और तुम चिंता मत करो, मुझे जामनगर पहुंचने दो, मैं तुम्हें अपने साथ भगा लूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना, समझे ना? क्या? सचमुच आप ऐसा करेंगे मेरे लिए? एक क्रांतिकारी हमेशा दूसरों के लिए जीता है। तुम बेफिक्र रहो सूर्य प्रताप। आप मेरे लिए इतना करेंगे, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अभी के लिए तो मेरे लिए बस 4 रोटियां ले आओ। अभी लाया। जामनगर जाने पर मैं आजाद हो जाऊंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? शामू, करीम चाचा, मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा, मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा। अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो छोटे मालिक? जी, वो उन्होंने रोटियां मंगवाई हैं। पर देखो जरा, यहाँ पर पान का थूक है, इसे साफ कर लो, फिर रोटियां दे आना। पर यहाँ तो कोई दाग नहीं है। हैं? अच्छा, नहीं है? लो, अब हो गया, चलो साफ करो। जी। ये हुई ना बात। वैसे शंकर, मैं सोच रहा था कि इस विजय के पास 3 हथियार है, जिसमें से 2 पिस्तौल तो बड़े खतरनाक है। तो अगर हम किसी तरह से उन दोनों पिस्तौल को उसके पास से निकाल लें, तो साले को 1 सेकंड में काट कर फेंक देंगे, और फिर वो उसके गले की चैन, हाथों की अंगूठियां और उसका सारा पैसा सब हमारा। बिल्कुल सही सोचा है कप्तान साहब,
बहुत उछल रहा था साला। उसकी जान लेने में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, पर पिस्तौल हथियार कैसे? ये है ना अपना नया पालतू कुत्ता, इससे कहीं उठा लाएगा पिस्तौल। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। क्यों भाई छोटे मालिक, काम करोगे? अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं ये तो। अरे छोटे मालिक, सोच लीजिए, आपके प्यारे करीम चाचा की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना। अब आया ना कायदे में। चल, अब ध्यान से सुन मेरी बात। ये रोटियां ले जाओ और उसे प्यार से खिला, और फिर उसको बातों में फंसा के मौका देख के पिस्तौल निकालकर भागा। समझा ना? जी समझ गया, कोशिश करूंगा। वाह, शाबाश। अब जा। हे भगवान, ये लोग तो विजय जी को मारने की तैयारी में हैं। क्या करूं मैं, उन्हें बताऊं या नहीं? अगर बता दिया तो ये लोग हम दोनों को जान से मारेंगे ही, साथ में करीम चाचा को भी। नहीं नहीं, मैं करीम चाचा को मुसीबत में नहीं डाल सकता। पर अगर नहीं बताया तो एक और जान चली जाएगी मेरी वजह से। इधर कुआं तो उधर खाई है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सूर्या, आ गए तुम? आओ आओ, बड़ी देर लगा दी तुमने। लाओ लाओ, रोटियां लाओ। जी। क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हो? जब यहां से गए थे तो तुम्हारे चेहरे पर चमक थी, अब क्या हो गया? जी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप खाइए ना। सूर्या, मुझसे झूठ मत बोलो, कहो बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। सूर्या, मुझे बताओ। नहीं, बोला ना, नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं अपने चाचा को खतरे में नहीं डाल सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम चुप रहकर अपने चाचा को खतरे से बचा लोगे? हाँ बिल्कुल, बचा लूंगा। गलत सोच रहे हो तुम। आज या कल या 1 महीने बाद तुम अफ्रीका में बिक चुके होगे, गुलाम बना दिए जाओगे। मतलब तुम्हारे जीने मरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर फिर तुम्हारा चाचा तुम्हारे जान पहचान वालों को भी रास्ते से हटाना चाहेगा, जिससे उसकी जायदाद पे कोई आंच ना आए। और उस चक्कर में वो तुम्हारे करीम चाचा को भी मार डालेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। होना ऐसा ही है सूर्या, इसलिए मुझे बताओ, बताओ कि क्या है। क्या पता हम दोनों मिलके इस समस्या का कोई हल ढूंढ पाए। वो कैप्टन और शंकर आपकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपकी पिस्तौल नहीं चुराई तो वो लोग करीम चाचा को। समझ गया। सुनो सूर्या, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला दो। क्या मतलब? मतलब मैं जंग पर निकल रहा हूं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं? क्या तुम्हें आजादी चाहिए और अपने करीम चाचा की जिंदगी भी? हाँ हाँ, चाहिए। तो फिर तुम्हें इस जंग में मेरा साथ देना होगा। बोलो, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। समंदर के ऊपर बनती हवा बदल रही थी, और इस बदलती हुई हवा के साथ सूर्या की जिंदगी में उम्मीद का सूरज लिए विजय आया था। और अब ऐसा लग रहा था जैसे सूर्या आजादी से बस एक कदम दूर है। पर वो कदम आसान नहीं होने वाला था। उसके साथ 13 लोग थे, और कैप्टन और शंकर को मात देना 2 लोगों के बस का काम नहीं था। वो भी ऐसी जगह पर जहां के मालिक वो थे, जहां के चप्पे चप्पे उनके पहचाने हुए थे। पर अब सोचने का वक्त निकल चुका था। अब वक्त था अपने इंतकाम को अंजाम देने का। तो सूर्या अपने साथी विजय के साथ तैयार था, जिसने जंग का शंख फूंक दिया था। वो कैप्टन और शंकर आपकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपकी पिस्तौल नहीं चुराई तो वो लोग करीम चाचा को। समझ गया। सुनो सूर्या, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला दो। क्या मतलब? मतलब मैं जंग पर निकल रहा हूं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे?
मैं क्या तुम्हें आजादी चाहिए और अपने करीम चाचा की जिंदगी भी? हाँ हाँ चाहिए। तो फिर तुम्हें इस जंग में मेरा साथ देना होगा। बोलो, तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूं। अब मुझे ये बताओ सूर्या कि बाहर कितने लोग हैं? हाँ 13 जहाज पर काम करने वाले और कैप्टन और शंकर। ठीक है, एक काम करो, ये दोनों पिस्तौल तुम रखो। क्या? मैं? पर फिर आपके पास तो बस एक तलवार बचेगी। मेरी तलवार 100 लोगों को अकेले गिरा देती है सूर्या, तो ये तो सिर्फ 15 हैं। तो फिर मेरी क्या जरूरत? ऊपर देखो। ऊपर? वो कांच देख रहे हो? वो लोग इस कमरे में ऊपर से भी घुसने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम एक भी इंसान को ऊपर से घुसने मत देना। बाकी जो सामने दरवाजे से आएंगे उनको मैं देख लूंगा। पर मैंने पिस्टल कभी चलाई नहीं है। जब जान पे बन आती है तो सब कुछ आ जाता है, बस घबराना मत। ये जंग हम जीतेंगे, क्योंकि ये जंग हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और आजादी हमारा हक है। समझ गए ना? जी समझ गया। बढ़िया, अब हम इंतजार करेंगे। तुम उस बिस्तर पर चढ़ के बैठ जाओ और उनके ऊपर से आने का इंतजार करो। और सुनो, ये जहाज में काम करने वाले लोग हैं, इनके पास पिस्तौल नहीं होगी। ये लकड़ी, लोहे या हथौड़े ही लेके आएंगे। इन्हें निपटना आसान होगा, तुम समझ रहे हो ना? पर कैप्टन वो है कि वो हम पर सीधा आकर हमला थोड़ी करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, पर याद है उन्होंने तुम्हें कुछ काम दिया था, इसलिए वो तुम्हारी खबर लेने आते ही होंगे। और जैसे ही वो आएंगे हम अपनी जंग ऐलान करेंगे। बिल्कुल चुप, शायद कोई आ रहा है। मैं कुंडी लगा देता हूँ। अरे छोटे मालिक, आप कहाँ रह गए? कहीं विजय जी की तलवार से कट तो नहीं गया आप? हैं? अरे दरवाजा बंद है। तो ये बात है। और यहाँ हम सोच रहे थे कि बातचीत से ही बात बन जाएगी। क्यों भाई शंकर? खैर, क्या किया जा सकता है। चलिए दरवाजा तोड़िए। दोनों का गला काट के जहाज पर लहराना है अब हमें। कैप्टन, दरवाजा छूने की जरूरत भी मत करना। तुम भूल रहे हो कि हमारे पास हथियार है। जरा भी होशियारी की तो ये तलवार तुम्हारी छाती में घुसेड़ दूंगा। ओहो, इतनी गर्मी? ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर ये मत भूलो तुम दोनों मेरे ही जहाज में हो। जब हम लौट के आएंगे तो हम तुम दोनों का सर अपने हाथों से घसीट कर लेकर जाएंगे, याद रखना। चलो शंकर। ये तो चले गए। गए नहीं सूर्या, अपनी तादाद बढ़ाने गए हैं। अगला हमला पूरे 15 लोगों का होगा। तैयार रहना, वो हमारे ऊपर से हमला करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बिल्कुल चौकन्ना रहना। जी ठीक है। हाँ, वो आ रहे हैं। सूर्या, गोली चलाओ। हाँ। एक को तो मार गिराया तुमने, बहुत अच्छे। ऐसे ही चौकन्ने रहो। सूर्या, मैं दरवाजे की कुंडी खोलने वाला हूं, पर तुम घबराना मत। मैं किसी को भी तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा। तुम बस अपना सारा ध्यान ऊपर बनाए रखो, और जैसे ही कोई आता दिखे गोली चला देना, ठीक है ना? हाँ, आप निश्चिंत रहें। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। छह गए, 9 बाकी है। सूर्या, अभी ऊपर से वार करेंगे। दोनों पिस्तौल हाथों में ले लो। ले ली है। बस आने दो कमीनों को, भून के राख कर दूंगा एक एक को। अब कितने रह गए? बस 4। और जहां तक मैं कप्तान को जानता हूं, वो इतना बेवकूफ नहीं कि यहां आए। वो हमारे यहां से निकलने का इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करें? हमला सूर्या, हमला। आओ मेरे साथ, मैं आगे से हमला करूंगा, तुम पीछे नजर रखना। चलिए। पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, आगे भी कोई नहीं है। ये लोग भाग तो नहीं गए? बाहर डेक पर चल के देखते हैं। क्या? मेरी तलवार! विजय जी!
कमीने, तेरी ये मजाल, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। हे भगवान, गोली उसके कान को छू कर निकल गई। ना शंकर ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी मेरी तलवार ने हार नहीं मानी है। आंखें खुली रखो सूर्या, 3 लोग अभी भी बचे हैं। विजय जी, वो देखिए, वो तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्टन खुद भी। देख क्या रहे हो सूर्या, गोली चलाओ। ये दोनों तो मर गए, बस ये कप्तान जख्मी है, इसका अंत मैं कर ही देता हूं। नहीं, रुक जाइए। पर क्यों सूर्या? क्या मैं आपकी तलवार ले सकता हूँ? हाँ बेशक, पर क्यों? इस दरिंदे की जान मैं अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। जरूर, लाओ मुझे पिस्तौल दे दो, मैं एक बार देख आता हूँ कोई बचा तो नहीं रह गया। तब तक तुम इसे तड़पा तड़पा के मारो, इतने जख्म दो इसको कि तुम्हारे दोस्त की आत्मा को शांति मिल सके। छोटे मालिक, मुझे मत मारो। तूने मेरे पिता को मारा। छोटे मालिक, तूने मेरे दोस्त श्यामू की हत्या कराई। मालिक, तूने मेरे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव किया। और तूने मेरे करीम चाचा को जान से मारने की धमकी दी। नहीं, छोड़ दो मुझे। इस जहाज पर तुम मेरे भगवान और यमराज थे ना? आंखें खोल के देख, तेरा यमराज तेरी आंखों में आंखें डाले तुझे देख रहा है। नहीं। और हाँ, एक बात और, ये मेरे कान को काटने का बदला। नहीं। आंखें खोल कप्तान। वाह, क्या स्वाद है। माफी छोटे मालिक, माफी दे दो, माफी। बोल, कोई आखिरी शब्द कहना चाहता है? छोटे मालिक, अफसोस, इससे पहले तू कुछ कह पाता, तुम्हारी जान ही चली गई। श्यामू, तेरी मौत का बदला आज पूरा हो गया। मैंने बोला था ना, जिस दिन मेरी किस्मत बदली, सबसे पहले तुझे ही इस दलदल से निकालूंगा। तो आज तू आजाद हो गया, इस दलदल से, लहरों से, इस जहाज से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। कोई नहीं बचा सूर्या, हमारी जीत हुई है, अब हम आजाद हैं। विजय जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? मुझे अरे विजय जी नहीं, तुम इस जंग में मेरे साथ थे। ये जंग मैं तुम्हारे बिना नहीं जीत पाता, इसलिए आज से तुम मुझे विजय कहकर बुलाओगे। ठीक है विजय, पर अब क्या? अब हमारा जहाज लहरों से बातें करते हुए आजादी की ओर बढ़ेगा। तो चले फिर जामनगर की ओर, क्या कहते हो कप्तान सूर्या? बिल्कुल विजय, चलो एक नई शुरुआत की ओर। पिछली रात जो भी हुआ, वो सूर्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, पर विजय के साथ और आजादी की ख्वाहिश ने उसे वो करने की हिम्मत दे दी जो वो दिल से चाहता था। सूर्या अब आजाद था। सूर्या की किस्मत ने पलटी मार दी थी। उसका बुरा वक्त किसी बुरे सपने की तरह गुजर चुका था। हालांकि जहाज पर उन दरिंदों के खून के छींटे अब भी थे, जिन्होंने उसके पिता की जान ली थी और उसकी भी लेने ही वाले थे। पर ठंडी समंदरी हवाओं ने सूर्या में एक नई उम्मीद जगा दी थी। तो अब क्वींस फेरी समंदर की लहरों को चीरते हुए जामनगर की ओर रुख कर चुकी थी। क्या देख रहे हो सूर्या? कुछ नहीं, बस इन लहरों को देख रहा हूं। पता है, इन लहरों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, बचपन से लेकर आज तक।
इन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। बचपन में भी मैं जब मछली पकड़ते हुए समुद्र में गिर जाता था तो जाने कैसे ये लहरें मुझे उठा के जमीन पर पटक आती थी। और देखो ना, इस बार भी इन्होंने मेरी मदद करने के लिए तुम्हें भेज दिया। और जो सूर्या कल तक बंधक था आज इस जहाज का मालिक है। कमाल है ना? कमाल? इसमें कमाल कैसा सूर्या? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी किस्मत हमें बस रास्ता दिखाती है, उस रास्ते पर चलना हमें खुद होता है। मैं समझा नहीं। मतलब ये सूर्या कि अगर कल रात तुमने मेरा साथ देने का हौसला नहीं किया होता तो आज शायद इस जहाज पर मेरे भी खून के छींटे पड़े होते और तुम अब भी उस लकड़ी के खंभे से बंधे हुए होते। इसलिए अगर आज तुम आजाद हो तो वो किस्मत की देन नहीं, तुम्हारी दिलेरी है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है सूर्या। किस्मत की मार मैंने भी खाई है, पर किस्मत का फायदा भी उठाया है। किस्मत के दिए हर मौके का फायदा उठाने वाले ही क्रांति लाते हैं, चाहे अपनी जिंदगी में हो या अपने देश में। तुम बिल्कुल एक सच्चे क्रांतिकारी जैसी बातें करते हो। ऐसे ही नहीं फिरंगी मेरे पीछे पड़ते हैं, पर आज तक ना मैं कभी उनके हाथ आया और ना कभी आऊंगा। तो तुम्हें जामनगर में क्या काम है? बस कुछ क्रांतिकारियों वाले काम। तुम जितना कम जानो उतना बेहतर। अब पूरी जिंदगी मेरे तरह भागते हुए तो नहीं बिताना चाहोगे ना तुम। तुम्हारी अपनी जायदाद है, करीम चाचा है, तो अब तुम बस सुखी जिंदगी का आनंद लो। ये बात भी ठीक है। अच्छा सुनो, ये रखो। ये तो तुम्हारी अंगूठी है, इसका मैं क्या करूंगा? मुझे इसका क्या काम? और वैसे भी ये सोने की है, इतनी महंगी चीज मैं तुमसे नहीं ले सकता। बहुत सोचते हो तुम, चुपचाप रखो। ये अंगूठी मैं तुम्हें अपनी दोस्ती के निशाने की तरह दे रहा हूँ, समझे? और हाँ, इसके अलावा जब भी तुम्हें मुझे ढूंढना हो, पूरे गुजरात में किसी को भी ये अंगूठी दिखा देना, तो वो तो समझ जाएगा कि तुम मेरे जानने वाले हो, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। अच्छा, फिर ये अंगूठी मैं रख लेता हूँ। पर हाँ, इसको भूल के भी फिरंगियों को मत दिखा देना, वरना बेवजह फांसी हो जाएगी तुम्हें। अरे क्या तुम भी। अगली सुबह तक हम जामनगर पहुंच जाएंगे। आओ, कुछ खाने का बंदोबस्त कर ले। मछली खाओगे ना? मछली? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मछली में तो मेरी जान बसती है। सूर्या और विजय पूरे दिन बात करते रहे, एक दूसरे की कहानियां सुनते रहे। और फिर रात हुई तो दोनों खा पी के आंखों में सुबह के नए सूरज देखने का सपना लिए सो गए। पर उन्हें यह नहीं पता था कि कभी कभी लहरें भी धोखा दे देती हैं। सूर्या, सूर्या, जागो सूर्या। अरे विजय, क्या हुआ? ऐसे रात में क्यों जगा रहे हो? बहुत बड़ी आफत आने वाली है सूर्या। आफत? कैसी आफत? मौसम बहुत खराब हो चुका है, लहरें बहुत तेज हो गई हैं और कुछ ही देर में बड़ी लहरें आनी शुरू हो जाएंगी। क्या? ये भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या करेंगे अब हम लोग? जैसी हमारी हालत है, ऐसे में तो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जहाज आने वाली लहरों को झेल जाए। क्या ये जहाज वो लहरें झेल पाएगा? क्या लगता है तुम्हें, ये जहाज उतना मजबूत है? बात मजबूरी की नहीं है सूर्या। 15-20 फुट ऊंची लहरें जहाज की मजबूती नहीं देखती। पर हाँ, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो जरूर हमारा जहाज लहरों को काट कर निकल जाएगा, वरना इतनी ऊंची लहरें जहाज आसानी से डुबा देंगी। हे भगवान, क्या हम जहाज को अलग दिशा में नहीं मोड़ सकते? मैंने जहाज अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की, पर बवंडर बहुत बड़ी है, इससे बचना नामुमकिन लग रहा है। मतलब हमारा लहरों की चपेट में आना तय है। तो क्या सोचा है तुमने अब? ज्यादा कुछ नहीं, बस कोशिश ही कर सकते हैं हम। एक काम करो, जल्दी से अपना जरूरी सामान अपने शरीर से कस के बांध लो। जरूरी सामान? पर मैं तो इस जहाज पर बंदी बनकर आया था, मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं है। कुछ पैसे और कुछ कपड़े जो थे वो हरि प्रताप के घर छूट गए। रुको, एक काम करो, वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने कहाँ रखी है? ओह,
वो ये रही। इस कपड़े के टुकड़े में वो अंगूठी और ये कुछ पैसे रख देता हूँ। इसे अपनी कमर पर कमरबंद की तरह बांध लो कि लहरों से तुमसे अलग ना हो। पर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है सूर्या। जैसा बोल रहा हूँ वो करो। लहरें हमारी दोस्ती नहीं देखेंगी, ये किस किस छोर पर फेंकेंगी किसी को नहीं पता। चलो और जल्दी करो। अच्छा ठीक है। अब चलो बाहर। अंदर रहोगे तो पानी में डूबकर मर जाओगे। लहरों का सामना करेंगे तो बचने का मौका मिल सकता है। हाँ चलो। हे भगवान, ये तो चक्रवात जैसा लग रहा है और ये तो बहुत बुरा हो सकता है। सूर्या, ये पकड़ो। ये लकड़ी का तख्त तुम्हें पानी में ऊपर रखने की मदद करेगा। शुक्रिया विजय। मुझे माफ कर देना सूर्या, मैं तुम्हारी खानदानी जहाज को नहीं बचा पाऊंगा शायद। मुझे उसका कोई दुख नहीं है विजय, तुम निश्चिंत रहो। डर लग रहा है क्या सूर्या? पानी से क्या डर विजय, ये तो मेरे बचपन का साथी है। कितनी भी परीक्षा ले ले पर आखिर में मुझे किनारे तक पहुंचा ही देगा। मेरी बात सुनो सूर्या, अगर हम बिछड़ जाएं और अगर तुम किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ तो मुझे जामनगर में ढूंढना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद हम माधवपुर जाकर उस हरि प्रताप से तुम्हारी जायदाद वापस हासिल करेंगे। वो तो लहरें आ गई सूर्या, तैयार हो जाओ एक जंग के लिए। हाँ। या! विजय, विजय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जहाज तो पूरा पलट चुका है और विजय का नामो निशान नहीं है। और विजय, विजय, नहीं विजय, विजय, जब से सूर्या ने अपने करीम चाचा की झोपड़ी छोड़ी थी तब से उसकी किस्मत उसका इम्तिहान लिए जा रही थी। कभी उसे नफरत झेलनी पड़ती थी तो कभी दुख, कभी फरेब तो कभी खौफ। तो सूर्या की किस्मत ने ऐसा ही एक और इम्तिहान रात के अंधेरे में लिया, जिसमें उसकी चहेती लहरों ने भयानक शक्ल अख्तियार करके उसके जहाज और दोस्त दोनों को उससे दूर कर दिया। तो अब रुद्र आजाद तो था पर अब अकेला। लहरों ने उसे किनारे तक तो पहुंचा दिया था, पर वो किनारा अनजान और बंजर था। जिसके बाद सूर्या का सफर आसान होगा या कठिन, वो तो वक्त ही तय करने वाला था। ये मैं कहाँ आ गया? नीचे पथरीली चट्टान और नुकीली झाड़ियां हैं और सामने दूर दूर तक नीला समंदर। आसमान में सूरज तो ऐसे चमक रहा है जैसे कोई तूफान आया ही नहीं था। शुक्र है कि सिक्के साथ रह गए। विजय, विजय कहाँ है? क्या वो किसी और जगह बहकर चला गया या फिर कहीं वो? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। पेट में जाने समंदर का कितना पानी घुस चुका है। जल्दी से जल्दी मीठा पानी ढूंढना होगा मुझे, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऐसे समुद्र किनारे बैठे बैठे तो वो मिलने नहीं वाला है मुझे। इन चट्टानों के ऊपर चढ़कर देखता हूँ, देखो किस्मत कहाँ पहुंचाती है।
कितनी खड़ी चढ़ाई है। नीचे देखूंगा तो डर के मारे जान ही निकल जाएगी, मर जाऊंगा। बस ऊपर चढ़ता जा सूर्या, हिम्मत मत हार। अब ये चढ़ाई ही बचाएगी तुझे। शाबाश, लगा रहे। इन चट्टानों पर कितनी नुकीली झाड़ियां उगी हैं, कब चुप जाए कोई भरोसा नहीं। बस एक चट्टान और, फिर सपाट जमीन पर पहुंच जाऊंगा। इतनी तीखी धूप है कि मेरा गला सूखा जा रहा है, और सामने घनी झाड़ियां हैं। बस जाने इस जंगल के दूसरी ओर क्या मिलेगा। आगे बढ़ के देखता हूँ। झाड़ियां तो कम हो रही हैं, पर जमीन सख्त होती जा रही है और पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा। हे भगवान, ये मैं कैसी जगह फंस गया। ये कैसी हवा है, आंखों के जैसे छेड़ सी रही। अरे झाड़ियां तो यहाँ खत्म हो गई, तो रास्ता नहीं दिख रहा। दूर दूर तक बस खुली जमीन। प्यास ऐसी लग रही है जैसे जैसे जान ही निकल जाएगी। पर यहाँ खड़े खड़े तो कुछ नहीं होगा। ना इन झाड़ियों में कोई छांव है, ना ही जमीन पर नरमी। चलते रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इतनी कड़ी धूप है कि जान निकली जा रही है। जाने विजय का क्या हुआ होगा, जाने वो ठीक भी होगा या नहीं। नहीं, अभी मैं उसके बारे में सोच के अपने आप को परेशान नहीं कर सकता। मुझे कैसे भी करके हौसला बनाए रखना होगा और बस पानी ढूंढना होगा और फिर आगे बढ़ने का रास्ता। और जामनगर पता नहीं पहुंच भी पाऊंगा या। चलता रहे सूर्या, रुकना मत। अगर रुक गया तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। फिर ये भूखे चील गिद्ध टूट पड़ेंगे तुझ पर। सूर्या उस कड़ी धूप में सख्त पथरीली चट्टानों पर शाम होने तक चलता रहा, पर उसे ना सड़क दिखी ना पीने का पानी। अब तक वो थकान से बेहाल हो चुका था। उसकी सांस फूल रही थी, पर तभी उसने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका बचा खुचा हौसला भी चूर चूर हो गया। चल चल के जान निकल गई, पर अभी तक कुछ नहीं दिखा। अरे इस पत्थर के ऊपर चढ़कर देखता हूँ, क्या पता कुछ दिख जाए। पहुंच गया, देखो जरा। नहीं, ये तो रेगिस्तान है। जहां तक नजर जा रही है बस रेत ही रेत है। अब क्या करूं? यहाँ पीने को पानी, छांव के लिए एक पेड़ नहीं मिलने वाला। पर हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। करीम चाचा कहते थे रेगिस्तान में रात होने पर बहुत ठंड पड़ती है, तो मुझे जल्द से जल्द कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी जहां मैं रात बिता सकूं। ये चट्टान ठीक लगती है, कुछ गुफा जैसी। इसमें रात कट जाएगी। लकड़ियां जमा कर लेता हूँ, आग चलती रहेगी तो जिंदा रह पाऊंगा। एक तो लकड़ियां भी नहीं है। इतने बड़े रेगिस्तान में इतनी दूर दूर पर एक तो मिल रही हैं। जाने करीम चाचा क्या कर रहे होंगे अभी। पक्का मछली पकड़ कर लाए होंगे, रात को खाने की तैयारी कर रहे होंगे। हे भगवान, पर मैं क्या करूंगा?
ना मैंने सुबह से कुछ खाया है, ना ऐसे तो मेरा शरीर में से जान ही नहीं बचेगी। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? अरे बाप रे, सांप! अभी मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मेरा खेल खत्म था। क्या करूं, मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा, पर खुद को जिंदा रखने के लिए ये घिनौना काम भी करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर देना नागराज, पर मेरी भी मजबूरी है। माफ कर देना मुझे। खाने का तो इंतजाम हो गया, अपने बसेरे पर ले चलता हूं इसे। रात होने से पहले आग भी तो जलानी है। आग तो जल गई और सांप का सिर भी काट के साफ कर दिया। अब इसे आग के ऊपर रख देता हूं। क्या किस्मत है मेरी। बचपन मछलियां पकड़ते और उन्हें खाने में बीत गया, और जवानी शुरू हुई तो नसीब में बिना नमक की खिचड़ी, कैदियों की रोटी और अब ये भुना हुआ सांप मिल रहा है। शायद अब ये हो गया है। जी, इसका स्वाद तो बहुत ही घटिया है। लोग क्या बोलते हैं कि सांप का स्वाद मुर्गे की तरह होता है, और अब गले को सुकून देने के लिए पानी भी नहीं है। सोच मत सूर्या, बस खा ले और कोई चारा नहीं है। उस रात सूर्या थकान के मारे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, पर सुबह उसकी नींद भयानक दर्द से खुली, और अब तो उसे बुखार और सर दर्द भी हो गया था। ये पेट का दर्द क्या, सारा बदन टूट रहा है। सर में कितना दर्द। पानी की कमी से दिमाग भी काम नहीं कर रहा। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठा रह सकता। मुझे सड़क तक पहुंचना है, पानी ढूंढना है। चल सोदिया, खड़ा हो जा। चल चल, चलता रहे। अब चला नहीं जा रहा, आंखें बंद सी हो रही है, सब अंधेरा सा लग रहा है। अरे वो कौन है? क्या वो मेरी ओर आ रहा है? मेरा पानी, प्यास, सड़क, पानी। अरे अरे, કોણ છો ભાઈ તમે? શું તમે જીવતા છો ને? पानी, पानी। પાણી? તમને પાણી જોઈએ છે? હાલો પાણી પીઓ। બસ બસ બસ, જો તમને આટલી ઝાટાપાટીને પાણી પીશો ને તો તમે મરી જશો। થોડા આબી પીને થોડા બાદ મેં, સમજો કે નહીં? હું વિલ્મેશ છું। તમારા નામ શું છે? ઓ ના, એ છોકરો તો પસાર થઈ ગયો। મને લાગતું છે મારા આને ઘર લઈ જવાની જરૂરી છે। सूर्या के बेहोश होने के बाद विमलेश उसे अपने घर ले गया। घरेलू दवाओं से उसका इलाज किया और 24 घंटों के बाद सूर्या की आंख खुली। मैं ये कहाँ हूँ? सड़क कहाँ है? એ ભાઈ શાંત થાવ ને છોકરો, તમે મારા ઘરમાં છો आपके घर में? पर मैं यहाँ कैसे आया? અને હું તમને અહીંયા લાવ્યો છું। माफ कीजिएगा, मुझे गुजराती उतने अच्छे से नहीं आती। आप जरा हिंदी में कहेंगे? ઓ તમને ગુજરાતી ભાષા આવતી નથી? હું મારા मतलब मेरे को गुजराती आती नहीं है? नहीं, मेरे को लगा कि तुम इधर ही पढ़े मिले हो तो तुमको आती होगी गुजराती। बोलो। आप कौन है? हूँ विल्मेश छू, बताया तो था ने। हाँ, तो तुमको याद नहीं होगा ने अब? बरोबर 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 छे।
हाँ, तुम्हारी हालत ने बहुत बुरी थी मालूम। वो तो अच्छा हुआ नहीं कि मैंने देख लिया, नहीं तो तुम्हारा तो काम खल्लास था। हाँ? जी ये कौन सी जगह है? अरे कौन सी जगह है? ये भाई सोते हूँ, याददाश्त चली गई है क्या तुम्हारी? ने तुम ही इधर आए हो, ने तुम ही इधर का नाम भूल गए। बोलो। नहीं, मेरी नाव तूफान से टकराई थी। मैं तो जामनगर जा रहा था, पर लहरों ने मुझे यहाँ फेंक दिया। ओहो, समझ गए हो, समझ गए हूँ, समझ गए हो। तो बताइए ना, ये कौन सी जगह है? ये तो लखपत है। लखपत? अच्छा, तो यहाँ से जामनगर कितनी दूर होगा? ये कोई 3 दिन का सफर होगा। 3 दिन का सफर? तुम अगर चाहो नहीं तो मैं उधर ले जा सकता हूँ तुमको। सच? आप सच में मेरे लिए करेंगे? पर ये भाई, थोड़ा रुको। नहीं, मेरा मतलब है ऐसे मुफ्त में नहीं पहुंचाऊंगा, पैसे लूंगा पूरे 30 रुपए। मैं आपको 31 दूंगा, आप बस मुझे वहाँ पहुँचा दो। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, मेरे तरफ से नहीं तुमको खाना भी खिला दूंगा। तो बताइए ना, कब चलना है? नहीं, शाम हो चुकी है, नहीं अभी ठीक रहेगा। ये क्या है ना, धूप में घोड़ा गाड़ी नहीं भागेगी। तो तुम मेरा सामान उठाओ ने, चलो। चलिए, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो फिर। हाँ, आ गया नहीं सारा सामान? आ गया सारा सामान। अरे, अंदर इतना सारा सामान? તમે भी आ भी जाओ, અહીંયા बैठो। अंदर खाना पीना भर भर के रखा हुआ है भाई। तमेरा जितना मन हो ने उतना खाना पीना, ठीक छे ने? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अरे ये शुक्रिया वक्रिया नहीं, जामनगर पहुंचने के बाद बोलना। ચાલ રે મનસુખ, જામનગર જવાનું છે। जब सूर्या को लहरों ने लाखपत के किनारे फेंक दिया तो वो पीने का पानी और सड़क ढूंढने लगा, पर सड़क की खोज में उसे बंजर रेगिस्तान मिला। सूर्या अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर फिर भी रेगिस्तान की मार से कौन ही बच पाया है। एक पूरे दिन प्यासे रहने के बाद अगली सुबह सूर्या का बदन बुरी तरह टूटने लगा, पर वो तब भी चला ही जा रहा था। लेकिन चलते चलते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो गिर पड़ा। पर तभी किस्मत से वहां पर विमलेश आ गया, जिसने सूर्या को पानी पिलाया और अपने घर ले जाकर उसका इलाज किया। सूर्या को जब होश आया तो खुद को विमलेश से जामनगर जाने की बात कही और जवाब में विमलेश ने कुछ पैसों में उसे वहां पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। अब सूर्या लाखपत से काफी दूर आ चुका था, जामनगर अब ज्यादा दूर नहीं था। तभी विमलेश ने टांगा रोक दिया। हाँ, बस बस बस। अरे क्या हुआ विमलेश जी, तांगा रोक दिया आपने? हम जामनगर पहुंच गए क्या? नहीं, जामनगर पहुंचने में थोड़ा वक्त है। तो आपने फिर तांगा क्यों रोका? मोटा भाई, ये घोड़ा है ने, मोटर गाड़ी थोड़ी ने कि जब तक चाहो चलते चलेंगे। इन्हें भी खाने पीने का और आराम करने का जरूरत पड़ती है ने। तमें बोलो, पड़ती है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल पड़ती है। हाँ, तो बस खड़ी धूप में चल के थक गए होंगे ने। ओ तो अभी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने को रोका है, बस समझे ने? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। हूँ शू के तू सूर्या भाई, हम दोनों को भी अभी खाना खा लेना चाहिए नहीं? अभी आपको जामनगर में घर का खाना मिलेगा नहीं? तो आ जाओ नहीं, साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, तब तक घोड़ा बेचारा पानी खा लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही किया आपने, चलिए। हाँ तो उतरो ने फिर, ने ऊपर मचान में चढ़ के खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, लीजिए मैं उतर गया। आ जाओ, छाँव में बैठे। हाँ, क्या गर्मी है नहीं सूर्य भाई? ये छाँव में बैठने का मजा ही कुछ और है नहीं? यकीन मानिए विमलेश जी, इस छाँव की इज्जत बढ़ गई है मेरी नजरों में, नहीं तो उस रेगिस्तान में तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। अरे वो बातें छोड़ो, ये थेपला खाओ ने, बड़े स्वादिष्ट हैं। हो जी शुक्रिया। तो सूर्या भाई, ये बताओ ने कि किस काम से जा रहे हो तुम जामनगर? मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कहीं ये दोस्त वही तो नहीं जिसकी अंगूठी तुम्हारे पास है? हाँ? क्या?
नहीं, क्या क्या बोल रहे हो तुम? नहीं तो अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ विजय भाई को। क्या आप जानते हो? पर कैसे? वो सब छोड़ो, पर एक सलाह जरूर दूंगा। ए जामनगर में सोच समझ के ये अंगूठी दिखाओ ना किसी को, नहीं तो तुम्हें किसी ने विजय भाई का साथी समझ लिया ने तो तमेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जी ठीक, पर क्या आपने मेरे कमरबंद को खोला था? अरे तमें चिंता नहीं करो, एक भी पैसा नहीं चुराया है। ये यकीन ना हो तो अभी गिन लो, और अंगूठी भी है उसमें। पर आपने उसे खोला क्यों? अरे किसी अनजान को अपने घर के अंदर ले जा रहा था, देखना तो पड़ता है ना कि तमें सच में बेचारे थे, नहीं ढोंग कर रहे थे बेवसी का। कहीं ऐसा न हो मौका मिलते ही लूट लो हमें। हो सकता है ना कि तुम ढोंग कर रहे हो। ढोंग? ए भाई, तुमको नहीं पता, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमको उधर जो ने नाटक करते हैं बेवसी का, फिर उनको ने घर ले जाकर आराम करवाओ तो हथियार से हमला करके सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं। क्या सच में? पर मेरे पास कोई हथियार नहीं थे विमलेश भाई। अरे नहीं, वही तो पता करने के लिए कमरबंद खोला था तुम्हारा। हथियार नहीं मिला तो घर ले आया तुमको, समझे ने? हाँ समझा। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं। वो सब छोड़ो अभी सूर्या भाई, अब तमें सुरक्षित हो। चलो उठो, जामनगर नहीं जाना है क्या तुम्हें? हाँ हाँ जाना है ना, चलो। उन्होंने खाना खाकर चलना शुरू किया तो लगभग 1 घंटे के बाद वो जामनगर शहर के बॉर्डर पर आ चुके थे और सूर्या को वहां से आगे का रास्ता अकेले ही तय करना था। पर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इतने बड़े शहर में विजय को ढूंढना। चलो सूर्या भाई, आ गया आपका जामनगर। ये रखो तुम्हारे पैसे, और फिर से तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, अगली बार जब समंदर किनारे फंस जाओ तो मेरे पास जरूर आना है। माफ करना, वैसे मुलाकात ना ही हो तो ही अच्छा है। तो सूर्या भाई, जय श्री कृष्णा, ख्याल रखना अपना, आओ जो। तुम भी अपना ख्याल रखना विमलेश भाई। जय श्री कृष्णा। लो विजय, मैं आ गया तुम्हारे शहर। तुम कहाँ मिलोगे तो? जब विजय ने कहा था कि उसे पूरा गुजरात जानता है तो मैंने मजाक में लिया था, पर शायद वो सही कह रहा था। लखपत का आदमी जामनगर के आदमी का नाम जानता है। भाई क्या बात है। पर अब दिक्कत ये है कि जामनगर आके उसे ढूंढा कैसे जाए। जय श्री कृष्णा साहेब। जय श्री कृष्णा। क्या साहेब, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। मैंने देर लगा दी, पर मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। कौन हो तुम? अरे हमका नहीं पहचाने, हम मिंटू। मिंटू? कौन मिंटू? अच्छा, ओहो, लगता है साहेब ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं। क्या नहीं बताया? और कौन साहब? तुम ये क्या कह रहे हो? अरे आप तो परेशान हो गए। अरे हमारा काम ही यही है, इस जामनगर के सरहद पर हर रोज खड़ा रहते हैं और साहब से मिलने वालों को उनके पास लेकर जाते हैं। कौन से साहब की बात कर रहे हो तुम? कहा साहब, अब क्या पूरा मुंह खुलाओगे? जामनगर में एक ही तो शेर है, उन्हीं से तो सब मिलने आते हैं। कहीं विजय की बात तो नहीं कर रहा? अरे क्या हुआ साहब, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे ये साहब का नाम क्या है? अरे धीरे बोलो साहब, फांसी कराओगे क्या? उनका नाम ऐसे खुलेआम नहीं लिया करते, क्या पता कौन किसका खबरी। जिस तरह की बातें ये कर रहा है, सारे लक्षण तो विजय की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे साहब नाम तो नहीं, पर हाँ इतना बता सकते हैं कि अंगूठी सोने की ही पहननी चाहिए। अंगूठी सोने की पहननी चाहिए? मतलब सोने की अंगूठी? मतलब ये पक्का विजय के बारे में बात कर रहा है। क्या हुआ साहब, याद आ गया क्या साहब का नाम? तुम जानते हो कि वो कहाँ है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ले चलो मुझे उनके पास। अरे साहब रुकिए जरा, हम तो अपनी पहचान करा दिए, आप तो अपना साक्ष्य दिखाइए। साक्ष्य? कैसे साक्ष्य? साहब उन्हीं को मिलने बुलाते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं, और जो उनका बहुत करीब होते हैं वो सोने की अंगूठी पहनते हैं। सोने की अंगूठी? अच्छा, तो ये इशारों इशारों में मुझे वो अंगूठी दिखाने को कह रहा है। ये सोने की अंगूठी ठीक है? वाह,
बहुत ही अच्छा, आइए हमारे साथ। चलो। तो कहाँ है वो? आपको जगह ही बता दिए तो हमरा का काम साहब, इस गरीब का यही कमाई है। बस आराम से हमरे पीछे पीछे चलते चलते आ जाइए। हाँ वो भी ठीक है। वैसे साहब कुछ पैसा लिए हो साथ में? पैसे? वो क्यों? ओ फिरंगी अफसर यहाँ हफ्ता वसूली करता है ना, किसी सड़क पर चलने की अलग कीमत मांगते हैं, इसलिए पूछ रहा था। हाँ तुम चिंता मत करो, है पैसे। बस बस अब पहुंच ही गए। पर ये तो कोई अंधेरी सी जगह है, वो यहाँ मिलेगा? हाँ हाँ बस अंदर ही है, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, जाइए ना। ठीक है। होशियारी मत करना और चिल्लाने की भी कोशिश बेकार है, यहाँ कोई नहीं सुन सकेगा तुमको। अपने सारे पैसे और सोने का अंगूठी हमरे हवाले कर दे, चल। ये कमीना साला, इसने मुझे फंसा के मुझसे सारी जानकारी ले ली और अब मुझे जख्मी करके लूटना चाह रहा है। चल 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 जल्दी कर। तूने गलती कर दी बच्चे, तेरी तो मैं आज टांगे तोड़ डालूंगा। अरे होशियारी, देख रहा है चाकू, उतार देंगे कलेजा में, समझे ना? अच्छा, मेरा ये बाया कान देख रहा है। इससे पहले एक इंसान ने मुझे इसी तरह चाकू से डराया था, पता है उसके साथ क्या हुआ? ए, बातें मत बना, चुपचाप सारा पैसा। तेरी तो नहीं, छोड़ो हमको, हम छोड़ो, माफ कर दो हमको, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो। तेरे जितने वजन की मछलियां समंदर में पकड़ के मंडी में बेच डाली हैं, समझा ना? 4 दिन का हुआ नहीं है, साला लूटपाट करेगा। ला इधर चाकू, दोबारा देखा ना जामनगर में तो काट डालूंगा, समझा ना? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जाने दो हमको, जाने दो। चल भाग साला। सब के सब फरेबी भरे हैं इस दुनिया में। लगता है कि विजय को अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। इन चक्करों में फंसता रहा ना तो कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। जब सूर्या जामनगर पहुंचा तो उसे लगा कि शायद अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, क्योंकि इस शहर तक पहुंचना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां उसे उसका दोस्त विजय मिलने वाला था। पर उसे क्या पता था कि किस्मत अभी भी उसके साथ मजाक कर रही थी। जामनगर आने के साथ ही वो लुटते लुटते बचा और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मुश्किलें अभी और भी बढ़ने वाली थीं। चल चल के थक चुका हूँ, वो भी इतनी कड़ी धूप में। कहाँ मैं आराम से नाव की सैर किया करता था और अब कहाँ जमीन पर पांव घसीटते हुए चल रहा हूँ। सब उस वजह के कारण, जाने कहाँ है। बोला तो था जामनगर में मिलेगा, पर वो है कहाँ, कैसे ढूंढूं मैं उसे? किसी को अंगूठी दिखा के पूछने में भी डर लग रहा है, कहीं फिर कोई लुटेरा निकला तो। और जाने वो जामनगर पहुंच भी पाया होगा या नहीं, क्योंकि जैसी लहर से हमारा जहाज टकराया था, मुझे लगता नहीं है वो जामनगर पहुंच पाया होगा। उस बात को भी 4-5 दिन हो गए। क्या भयानक रात थी वो। ऐसा लगता है मेरी मौत बार बार मुझे छू के चली जाती है, पर जैसे कुछ है जो मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा कर रहा है। ये पक्का इस ताबीज में लिपटी करीम चाचा की दुआएं हैं, नहीं तो अब तक इतनी मुश्किलों को झेलकर मैं जिंदा नहीं बचा होता। जाने करीम चाचा कैसे होंगे, बेशक मेरी चिंता में होंगे। कितने दिन हो गए मैं लौट के नहीं आया उनके पास। वो भी सोचते होंगे कि सूर्या को नई जायदाद क्या मिली, वो तो मुझे भूल ही गया। और वो हरि प्रताप कैसी चैन की जिंदगी जी रहा होगा, निश्चिंत होगा अपने इकलौते भतीजे की सुपारी देकर। उसके तो होश में जरूर उड़ाऊंगा किसी दिन। नफरत है मुझे उससे, नफरत। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। Hey, you, stop! तुम! जी क्या कहा? How dare you?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क पार चलने की जब मैं इधर से जा रहा था? You bastard! जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, मैं सड़क से हट जाता हूँ। तुम look around you. देखो चारों ओर सबके सर झुके हुए हैं और तुम मेरी आंखों में देखकर बात करता है। How dare you! माफ कीजिएगा साहब, मुझसे गलती हो गई। ऐसे नहीं, जमीन पर बैठकर माफी मांगो। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। Piece of shit! तुम कहां से है और क्या करता है? कह देता हूँ कि जामनगर से हूँ। जी मछुआरा हूँ, यही जामनगर में। फिशरमैन। हम लोग एक गद्दार को ढूंढ रहे हैं। His name is विजय। कभी सुना है उसके बारे में? विजय? Do you know him? जी नहीं साहब। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अगर झूठ बोला तो मार मार के तुम्हारा चमड़ी उधरवा देगा। You filthy! Oh my God! Oh my God! It hurt. Who was that? There was someone. अरे ये क्या हुआ? और ये गोली किसने चलाई? गोली उधर से चली है और वहां पर अभी कोई था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? साहब आप ठीक हैं? Bastard! ये तुम्हारा काम था, राइट? तुमने ये सब प्लान किया था। How dare you? How dare you, you Indian dog! I'll show you. क्या? हे भगवान, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। Liar! Catch him! Now go! जिंदा मत छोड़ना उसे। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी भागना पड़ रहा है। ये किस जन्म के पापों का फल दे रहे हो भगवान? Catch that bastard! Catch him! कहाँ जाऊं? इस शहर का मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ छुपूं? काश अगर अभी विजय होता तो उसे पता होता कि कहाँ छुपना है, पर अब तो मुझे किसी तरह अपनी जान खुद ही बचानी होगी। जल्दी से अंदर जाओ। अरे ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे कुछ कहा, पर कौन? वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से इस घर में आओ, वो लोग आते ही होंगे। हाँ ठीक है। जी आप कौन और मुझे क्यों बचा रहे हैं आप? विजय तुम? पागल हो गए क्या? खुद को मारोगे और मुझे भी फंसाओगे। आवाज नीचे रखो और मेरा नाम बिल्कुल मत देना। इस बटालियन को मोहल्ले से जाने दो, फिर हम बात करेंगे, पर अभी के लिए शांत रहो। हाँ, लगता है चले गए। विजय तुम यहाँ? मेरा मतलब कैसे हो तुम? मैंने तो सोचा था कि मैं मर गया हूँगा। फिक्र मत करो, मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। उस दिन लहरों ने मुझे भुज पोर्ट के किनारे छोड़ा तो वहां से जामनगर नजदीक था, इसलिए मैं 2 दिन बाद ही जामनगर आ गया। तुम अपनी कहो, कहाँ रह गए थे? इतनी देर क्यों लगाई जामनगर पहुंचने में? मैं लखपत पहुंच गया था। लखपत? हे भगवान, वो तो रेगिस्तान है। हाँ मुझे पता है, उसी को झेल के आया हूँ। लखपत में मेरे कई जान पहचान के लोग रहते हैं। जैसे कि विमलेश। विमलेश? तुम उसे कैसे जानते हो? उसी ने तो मेरी जान बचाई, और तो और जामनगर भी उसी ने छोड़ा मुझे। हाँ, फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना लुटेरे बहुत घूमते हैं, पलक झपकते ही हमला कर सामान चुरा लेते हैं। विमलेश को मैं मिलकर धन्यवाद जरूर कहूंगा तुम्हें यहाँ तक सही सलामत पहुंचाने के लिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर शायद मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। जानता हूं मैं। कैसे जानते हो? तुम भागे भागे फिर रहे हो और बटालियन तुम्हारी तलाश में है, इससे ज्यादा क्या मुसीबत होगी? पर तुम ये नहीं जानते कि गलती मेरी नहीं है, जो भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जानता हूं, सब जानता हूं। जानते हो? कैसे जानते हो? कहीं ये तुम्हारी कारीगरी तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम बस गलत वक्त पर गलत जगह खड़े थे, बस।
पर वो गोली चलाई किसने थी? इस शहर में बहुत से क्रांतिकारी हैं सूर्या। कौन कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। सुनो सूर्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। कैसी बुरी और अच्छी खबर? अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हें यहां जामनगर में मिल गया, और बुरी खबर यह है कि अब तुम भी इस कीचड़ का हिस्सा हो चुके हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह भागते दौड़ते कटे, पर जैसे लक्षण है ये बुरा है सूर्या, बहुत बुरा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा सूर्या। भरोसा? हाँ सूर्या, ये जिंदगी आसान नहीं होगी, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करके मेरी बात माननी होगी। मानोगे ना? पर करना क्या है? भागना है। भागना है? पर अभी तो मैं जामनगर आया ही हूँ। कोई चारा नहीं है सूर्या, ये फिरंगी कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। हमें ये शहर हर हाल में छोड़ना होगा, वो भी आज रात तक। कल सुबह अगर कर्फ्यू लग गया तो हम इस शहर में फंस कर रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, मैं समझ गया। चलो फिर भागते हैं यहाँ से। हाँ चलो। जामनगर में सूर्या के लिए विजय को ढूंढना आसान नहीं हो रहा था। पहले वो लुटेरे से टकरा गया और फिर फिरंगी अफसर से, और उसी फिरंगी अफसर के चक्कर में सूर्या की जिंदगी ऐसी बदली जैसे उसके सारे जन्मों के पापों का फल उसे इसी जन्म में मिल रहा था। हुआ ये कि जब सूर्या उस अफसर से बात कर रहा था, तभी कहीं से आई एक गोली ने उस अफसर के कंधे को चीर दिया और उसका शक बेचारे सूर्या पर चला गया। तो सूर्या अपनी जान बचाने को भाग ही रहा था कि अचानक उसे किसी मददगार ने एक घर में खींचकर छिपा दिया, और वो मददगार कोई और नहीं बल्कि विजय था। पर फिलहाल जामनगर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्होंने ये शहर छोड़ना ही बेहतर समझा। लगता है हम जामनगर से काफी दूर निकल आए हैं। शुक्र है भगवान का कि हमें आप शहर के आसपास ही मिल गए विमलेश भाई, वरना हम तो। अरे हम शुक्रिया शुरुआत से सूर्या भाई। वो मैं तो बस घोड़े के लिए चारा लेने के लिए शहर की ओर लौटा था। मुझे ये थोड़ी पता था कि आप और सूर्या भाई साथ खुद दिख जाएंगे। अरे और पची वैसे भी अच्छा हुआ ने कि हमारी मुलाकात रेगिस्तान में नहीं हुई। हाँ वो तो है। अच्छा पर विजय, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? फिलहाल तो हम राजकोट जा रहे हैं सूर्या। राजकोट? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे तो तमें लोग तो भागे रहे हो ना। अरे तो दूर ही भागो, ये पास में भाग के क्या फायदा। सही बोला नहीं विजय भाई? बिल्कुल सही बोला विमलेश भाई। और तुम्हें चिंता किस बात की है सूर्या? तुम जामनगर मुझसे ही तो मिलने आए थे। अब देखो तुम मेरे साथ किसी दूसरे जगह जा रहे हो, ठीक उसी जहाज की तरह। ये भी सही कहा। अच्छा विजय, उस जहाज का क्या हुआ? क्या वो उन लहरों से बच पाया था? क्या लगता है तुम्हें? उस लहर से बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बच पाती तो वो जहाज क्या था? मेरी आंखों के सामने डूब गया था वो तो। कोई बात नहीं, मुझे बस ये अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ सफर पर हूँ। हाँ और चिंता नहीं करो सूर्या भाई, ये मेरे घोड़ा गाड़ी में लगे हुए ये हवा से बातें करने वाले घोड़े हैं। हाँ माने ऐसा जहाज जिसको कोई इधर नहीं डुबा सकती। बिल्कुल वो तो है। जरा पर्दा हटा के बाहर का नजारा तो देखूं। अरे राज सूर्य भाई, ये क्या कर रहे हो? तब मेरे को जान प्यारी नहीं है क्या? विजय भाई तमें कुछ समझाओ नहीं इनको। भाई उठ जाओ, अब राजकोट आ भी गए। अरे वाह, क्या बात है विमलेश भाई, इतनी जल्दी? आपका घोड़ा तो हवा से भी तेज भागता हुआ आया है। एकदम। चलो अभी 30 रुपया आप ही दो। मेरे पास तो 10 ही हैं। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। ये आप जैसे क्रांतिकारी भाइयों से पैसा लेने को मन तो करता नहीं है विजय भाई, पर वही बात है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है कि नहीं? अच्छा सुनो, पची दोबारा जरूरत पड़े ने तो बता देना, मैं इधर ही आसपास रहूंगा। नहीं नहीं, तुम बहुत दूर आ चुके हो घर से, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। वैसे भी तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो ठीक है ना विजय भाई, जैसा आप बोलो। अभी पची चलता हूँ सूर्या भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं। सूर्या मेरे साथ आओ, हमें इन झाड़ियों के पीछे जाना है। झाड़ियों के पीछे? हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। हाँ ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे दोस्त के पास, जो यहाँ रहता है।
वो देखो सामने उसका घर। आपके दोस्त यहाँ भी हैं? मेरे दोस्त हर जगह है सूर्या, अब आ जाओ। ये हम पीछे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं और तुमने ये सीटी क्यों बजाई? ये सिग्नल है मेरा सूर्या, वो समझ जाएगा कि मैं आया हूं। अरे वाह, कमाल है। राजकोट में क्या कर रहे हो? और आने से पहले कोई चिट्ठी तो भेजी होती। और ये तुम्हारे साथ में कौन है? अरे घबराओ मत, ये भी मेरा दोस्त ही है। सूर्या नाम है इसका, कमाल का बंदा है। ओ अच्छा, जय श्री कृष्ण सूर्य भाई। जी जय श्री कृष्णा। माफ कीजिएगा, हम लोग इतनी रात गए आपके घर आ गए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, विजय भाई के लिए कुछ भी। पर विजय, इस बार फिर से तू कहीं से भागकर तो नहीं आया है ना? भागता तो मैं हमेशा रहता हूं, इसमें नया क्या है? नहीं, मेरा मतलब था कि हम लोगों ने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी जामनगर में किसी फिरंगी अफसर को गोली लगने के बारे में। कहीं उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं था? था भी और नहीं भी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उस गोलीबाजी में सूर्या बेवजह फंस गया और उसके बाद मैं इसी के साथ भाग रहा हूं। अरे यार विजय, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे इतना क्या परेशान हो रहे हो? ये कोई पहली दफा थोड़ी है जो मैं तुम्हारे पास रात गुजारने आया हूं। बात वो नहीं है विजय, अब बात कुछ और है। बात कुछ और है? पर क्या? विजय मैं कैसे समझाऊं? वो ऐसे विजय भैया की शादी हो चुकी है अब, और 1 साल का बच्चा भी है हमारा। आप 2 साल बाद आए हैं तो। पुष्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर जाओ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों से। नहीं, बोले दो उसे जिग्नेश। विजय भाई, मैं आपकी हमेशा से इज्जत करती आई हूँ, पर अब हमारी जिंदगी बदल चुकी है। अब हम ऐसे खतरे के साथ नहीं खेल सकते। आप हमारे बहुत खास हैं विजय भाई, पर अब हम ऐसे काम नहीं कर सकते कि आप किसी भी क्रांतिकारी को अपने साथ लाएं और हम उसे अपने घर में छिपा कर रख लें। कल दिन को उन फिरंगियों ने मेरे जिग्नेश को फांसी पे चढ़ा दिया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी और मेरा बच्चा बिना बाप का। हाँ, आप ही बताइए, हम आपकी मदद कैसे करें? पुष्पा, ये क्या बोले जा रही हो? जानती नहीं विजय भाई को? जिग्नेश भाई, भाभी सही कह रही हैं। अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने की जिद क्या होती है मैं अच्छे से समझता हूँ। और वैसे भी अभी वो फिरंगी विजय से ज्यादा मेरे पीछे है, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। नहीं सूर्या, अपने आप को अकेला मत समझो। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और तुमने सही कहा, पुष्पा अपनी जगह सही है। जिग्नेश भाई, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, हम लोग अभी ही निकल जाते हैं। नहीं विजय भैया, घर आए मेहमान को हम ऐसे नहीं भेज सकते। आप लोग आज भर रुक जाइए, फिर कल सुबह चले जाइएगा। वैसे भी रात को बाहर निकलेंगे तो फिरंगियों को शक ज्यादा होगा आप लोगों पर। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, फिर हम लोग कल सुबह निकलते हैं। पर आज की रात जिग्नेश चलो, पुराने दिनों की तरह जुआ हो जाए। तुमसे सारे पैसे जीत के जाऊंगा कल सुबह। हाँ, बिल्कुल विजय भाई, चलो। हो चुके हैं विजय, अभी तक हमें खाना तो दूर, आराम से बैठने का भी वक्त नहीं मिला। क्रांतिकारियों की जिंदगी ऐसी ही होती है सूर्या, पूरी जिंदगी बस भागते भागते बीत जाती है। पर मैं तो कोई क्रांतिकारी नहीं हूं ना। मेरी नजरों में नहीं, पर जब तक उस ऑफिसर पर गोली चलाने वाला पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम एक क्रांतिकारी ही हो। क्या जिंदगी है, कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी इतने सारे मोड़ लेगी। दिल छोटा मत करो सूर्या, हमारी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती। बस कभी कभी सफलता पाने का रास्ता सीधा नहीं होता। इन चुनौतियों को एक भूल भुलैया जैसा समझो। मुश्किल रास्ते जरूर आएंगे, पर आखिर में हम अपनी अपनी मंजिल जरूर पहुंचेंगे। और फिर तुम्हारी मंजिल में तो सचमुच में खजाना है। तो बस चलते चलो, मंजिल नजदीक ही है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर खाली पेट अच्छी बातों से चिढ़ होती है। काश विमलेश भाई के ठेपले मिल जाते अभी। चिंता मत करो, कुछ ही दूर में एक नदी मिलेगी, हम उसमें मछलियां पकड़ सकते हैं। क्या सच में? मछलियां? हाँ बिल्कुल, वो देखो नदी। आ जाओ सूर्या। पेट भर के खाया है और नहा के तो मजा ही आ गया। सूर्या, मेरे ख्याल में तुम्हें नहाना नहीं चाहिए था, कहीं तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
अरे विजय भाई, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बचपन से ही समंदर में नहाता आया हूँ, ये नदी मेरा क्या बिगाड़ेगी। हाँ, तुम कहते हो तो ठीक है, पर यह खड़ी धूप वाली लू अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, एक काम करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं नजर रखूंगा। अगर कोई भी आहट हुई ना तो तुम्हें तुरंत जगा दूंगा। सचमुच? क्या तुम थके हुए नहीं हो? अगर तुम्हें भी नींद आ गई तो? अरे नहीं आएगी नींद, मैं तो इस नज़ारे का आनंद लूंगा, तुम मजे से सो जाओ। चलो ठीक है, फिर तुम कहते हो तो मैं सो जाता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है, मानो जैसे स्वर्ग के दर्शन हो गए हों, और ये हवाएं जैसे मेरे कानों में कुछ कह रही हों। थोड़ा सा लेट जाता हूँ, कम से कम थोड़ी कमर सीधी हो जाएगी। कितना अच्छा लग रहा है ना, मानो वापस अपने गांव के नारियल के पेड़ों की छांव में बैठा हूँ। क्या शानदार मौसम है, मन तो कर रहा है थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेट जाऊं। हाँ वही करता हूँ, सोऊंगा नहीं, बस लेटा रहूंगा। सूर्या इतना थका था कि उसे ना चाहकर भी नींद आ गई, और वो इतने इत्मीनान से सो गया था कि वो भूल गया था कि उसने विजय से कोई वादा भी किया था। उल्टा उसकी आंख तब खुली जब विजय ने उसे जगाया। सूर्या, सूर्या रे पागल, उठ जा, वरना सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। हाँ क्या? नहीं, जेल नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। सूर्या होश में आओ, हम लोग खतरे में हैं। खतरा? कैसा खतरा? ये घोड़ों की आवाज सुन रहे हो? ये फिरंगी हमारे ठीक ऊपर पहाड़ों पर है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना बुरे फंसेंगे। हाँ समझ गया। आओ मेरे पीछे अब, और जल्दी करना, बस भागते रहो। सूर्या पीछे पलट कर मत देखो, मुझे अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा है, तो बस भागते रहो। हाँ यही रुको, पेड़ के पीछे, मुझे देखने दो। हाँ ठीक है। हाँ अच्छी खबर है, लगता है वो लौट रहे हैं। चलो भागते रहते हैं, हम उनसे जितना दूर जाएंगे उतना बेहतर। शुक्र है भगवान का। आज तो तुम्हारे चक्कर में हम दोनों मारे जाते। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तुमने कहा तुम नजर रखोगे और तुम ही सो गए। अरे मुझे बस इतनी अच्छी नींद आई कि मुझसे रहा ही नहीं गया। कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। और सूर्या क्या हुआ? हे भगवान, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। मुझे लगा ही था, पर क्या करूं, इस हालत में तो चलने के लायक भी नहीं है। पर अगर हम लोग यहां बैठे रहे तो देर सवेर जरूर पकड़े जाएंगे। मुझे जल्दी से जल्दी माधवपुर पहुंचना ही होगा। क्या करूं, लगता है मुझे इसे कंधे पर लेकर जाना होगा। अच्छा हुआ खाने में 3-4 मछलियां ज्यादा खा लिए। चल मेरे भाई, हमें माधवपुर बुला रहा है। इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। कितना मना किया था इससे नहाने के लिए, पर नहीं। हाँ, जल्दी माधवपुर पहुंचना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। विजय। अरे लगता है होश आ गया। हिम्मत मत हारना सूर्या, हम बहुत ही जल्दी माधवपुर पहुंचने वाले हैं। और फिर अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे कंधे से उतर क्यों रहे हो सूर्या? माफ करना विजय, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन सकता। तुम मेरी वजह से अब तक भाग रहे हो, इतना दुख सह रहे हो, और तो और जिग्नेश भाई के यहाँ भी तुम्हें मेरे कारण रहने की जगह नहीं मिली। और कितने कष्ट दूंगा मैं तुम्हें विजय, तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए। पर अब छोड़ दो मुझे मेरी हालत पर, और तुम अपने बारे में सोचो, अपनी जान बचाओ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जितना दूर जा सकते हो जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपनी जान बचाओ विजय। मेरी वजह से तुम खुद को मुसीबत में मत डालो। इस देश को, आजादी की लड़ाई को तुम्हारी जरूरत है। सूर्या, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें लगता है कि इस देश को मेरी जरूरत है। ये भी सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी जान की फिक्र है। पर सूर्या मेरे दोस्त, ये बाजू जिनसे मैंने तुम्हें उठाया है, ये बेजान होती अगर तुमने उस जहाज में मेरा साथ नहीं दिया होता। मैं गले तक तुम्हारे कर्ज में डूबा हूं, इसलिए मुझे अपना कर्ज चुका लेने दो। और याद रखना, तुम मेरे लिए बोझ नहीं, मेरे जंग के साथी हो।
और तुम्हारी सलामती मेरा फर्ज है। मुझे ये सब बोल के बेवकूफ़ मत बनाओ विजय। मुझे शुरू से पता है तुम मुझे माधोपुर लेके जा रहे हो क्योंकि वहां मेरी मंजिल है। पर वहां तुम्हारा क्या? बोलो, तुम क्यों जाना चाहते हो वहां? बस मेरे कारण ना? नहीं सूर्या, मैं माधोपुर जा रहा हूं क्योंकि माधोपुर बहुत खास जगह है। बहुत खास। बहुत खास है, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र और गुजरात की सरहद पर है और फिरंगियों की राजनीति एक शहर में नहीं चलती। कहने का मतलब अगर हम माधोपुर पहुंच जाएंगे तो हमें और भागना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। अरे तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चलो माधोपुर। चल तो तुम पाओगे नहीं, शरीर तप रहा है तुम्हारा। एक काम करो, मेरे कंधे पर आराम करते रहो, तुम्हें माधोपुर मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है। चले सूर्या, अपनी मंजिल की ओर। बिल्कुल कप्तान साहब, पूरी रफ्तार से। जिस शहर से सूर्या की जिंदगी ने नया मोड़ लेना शुरू किया था, जिस शहर से सूर्या की जिंदगी में हरि प्रताप आया था, जिस शहर से सूर्या किसी भेड़ बकरी की तरह एक जगह में बंद कर अफ्रीका में बेचने के लिए भेज दिया गया था, और जिस शहर में वापस लौटने की कोशिश में सूर्या ने रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों का सामना किया था, आज सूर्या उस शहर में वापस लौट आया था। पर उसे अभी तक इस बात का होश नहीं था क्योंकि बहुत बुखार के चलते वो बेहोश हो चुका था। इसलिए सूर्या ने माधवपुर पहुंचने के बाद अपने एक काबिल दोस्त दिलीप जोशी के यहां शरण ली और अपना इलाज करवाया। और 2 दिनों के बाद जब सूर्या को होश आया तो उसे यकीन ही नहीं आया कि वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। अरे ये चारपाई, ये कमरा, ये मैं कहाँ हूं? कहीं विमलेश भाई तो नहीं? नहीं, विमलेश भाई तो कब के लखपत पहुंच भी गए होंगे। तो फिर मैं हूं कहाँ? जाग गए सूर्या तुम, और हमें लग रहा था कि कहीं तुम पूरे हफ्ते तो नहीं सोते रहोगे। हाँ विजय, मैं जाग तो गया, पर हम लोग हैं कहाँ? और ये घर किसका है? अरे हाँ, मैं तुम्हारी पहचान करवाना भूल ही गया। यह है इस घर के मालिक दिलीप जी। जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अब बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे मेरा शुक्रिया मत करो, मैंने तो बस अपने इस छोटे क्रांतिकारी की बात मानी और बस तुम्हारी सेवा में लग गया। जी फिर भी आपका बहुत एहसान है मुझ पे। वैसे विजय, तुमने बताया नहीं कि हम लोग किस शहर में हैं। अरे इस खूबसूरत धूप और चिड़ियों की आवाज को नहीं पहचाना तुमने? हम माधवपुर में हैं सूर्या। क्या? सचमुच? हाँ और क्या, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो अब तो हमें भागने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। अब आराम से हो तुम इस शहर में। नहीं विजय, आराम मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं उस हरि प्रताप को जेल में नहीं डलवा दूंगा। हरि प्रताप? तुम उसे कैसे जानते हो? क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं तो जानता ही हूं, पर तुम कैसे जानते हो? घबराओ मत सूर्या, तुम दिलीप जी पर भरोसा कर सकते हो। मेरे बहुत विश्वास वाले हैं ये। ठीक है दिलीप जी, बात ऐसी है कि हरि प्रताप मेरे चाचा लगते हैं। क्या? तो क्या तुम रुद्र प्रताप के बेटे हो? आप पिताजी को जानते हैं? जानते हैं। अरे वो तो मेरे साथ ही पढ़ा था, मेरा दोस्त था वो। पर अफसोस, एक दिन उसकी मौत समंदर में डूबने से हो गई। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे उसके बेटे की सेवा करने का मौका मिला। तो क्या आप नहीं जानते? क्या नहीं जानते? दिलीप जी, क्या आप किसी वकील को जानते हैं? मुझे एक वकील चाहिए, जल्दी से जल्दी। मुझे उस हरि प्रताप को उसके कारनामों के लिए जेल भिजवाना है। लो, अरे वही बात कर दी तुमने तो, कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। अरे दिलीप जी वकील ही तो हैं। क्या? सचमुच? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, घबराओ मत, मुझे तुम
एक एक बात शुरू से बताओ, मैं भी तो जानूं ये हरि प्रताप के बच्चे ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया जिसके चलते उसका भतीजा उसे जेल भेजना चाहता है। रुको, मुझे कागज कलम लाने दो पहले। हाँ, अब बताओ शुरू से अपनी कहानी। दिलीप जी, मैं बम्बई का रहने वाला हूँ। जब मैंने होश संभाला था तो बस मेरी आंखों के सामने समुंदर था। मेरे करीम चाचा थे और नाव भरकर मछलियाँ थीं। बचपन से ये पता था मुझे कि मेरे पिता की मौत समुंदर में डूबने से हुई थी और मेरी माँ भी नहीं थी। तो बचपन से बड़े होने तक मेरा घर, खानदान सब करीम चाचा ही थे। पर जिस रोज़ मैं 18 का हुआ उस दिन मुझे अपने बारे में कई बातें पता चली। कैसी बातें? मेरे करीम चाचा ने मुझे एक चिट्ठी दी। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मेरे पिता ने उन्हें लिख के सौंपी थी और उनसे कहा था कि जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो वो चिट्ठी लेकर मुझे हरि प्रताप के यहाँ जाने को कहें। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि कोई हरि प्रताप नाम का आदमी मेरा चाचा है और मेरा परिवार अभी भी माधवपुर के एक हिस्से में जिंदा है। तो फिर तुम माधवपुर चले आए? हाँ, मैं माधवपुर आ गया। यहाँ आने पर मैं प्रताप भवन पहुंचा तो हरि प्रताप ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझसे कहा कि रुद्र प्रताप उनके छोटे भाई थे। क्या बकवास है, सरासर झूठ है वो। जी, तभी मुझे एक चिट्ठी मिली जो मेरे पिता ने अपने छोटे भाई को लिखी थी। पहली बार पढ़ने पर मुझे लगा कि कोई गलती होगी इस चिट्ठी में, पर जब उसके बारे में मैंने हरि प्रताप को पूछा तो वो आग बबूला होके उठे और उन्होंने उसी रात मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। क्या? हे भगवान! हाँ, उन्होंने मुझे घर की तीसरी मंजिल पर भेजा जहाँ की लकड़ियाँ कमजोर थी और गिरने पर मौत निश्चित थी। और मैं उससे गिरा भी, पर किसी तरह बच गया। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और मैं उनकी बातों में आके उन्हें दोबारा एक शरीफ इंसान समझने लगा। पर वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरे नाम अपनी सारी जायदाद कर देंगे और अगले दिन मुझे हमारे खानदानी जहाज दिखाने ले गए। जहाज? वो क्वींस फेरी, वो तो डूब गई ना? जी, उस जहाज में मैं भी था। उन्होंने उस जहाज के कैप्टन और उसके साथी शंकर को मुझे जान से मारने को कहा था, पर फिर वो जहाज डूब गया और सूर्या किसी तरह अपनी जान बचाकर मुझसे मिला और हम यहाँ आ गए। जी। बेटा सूर्या, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? एक बात और है। सूर्या, ये क्या कर रहे हो? नहीं विजय, इन्हें जानना जरूरी है। कौन सी बात? यही कि हरि प्रताप ने ही मेरे पिताजी और आपके दोस्त रुद्र प्रताप की हत्या करवाई थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये सच है दिलीप जी। हरि प्रताप ने अपने मुंह से ये बात मेरे सामने कबूली है। वो हरि प्रताप इतना बड़ा कमीना निकलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पैसों के लिए भाई को मरवा दिया और फिर भतीजे की जान के पीछे पड़ गया। लानत है। जी, तो बस यही है मेरी कहानी। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हरि प्रताप सलाखों के पीछे होगा। देखो बेटा, मदद तो मैं तुम्हारी जरूर करना चाहता हूँ, पर दिक्कत ये है कि इस सारी घटना के चश्मदीद गवाह केवल तुम हो। अगर तुम्हारे अलावा कोई होता जिसने ये बातें सुनी होती, या अगर मैंने भी अपने कानों से सुनी होती, तो काम हो जाता। तो क्या अब मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? रुको, पहले मुझे थोड़ा सोचने दो। सोचने का काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए दिलीप जी। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? जो मैंने कहा वही मतलब है। बस आप इतना बताइए कि अगर आपने कानों से उसे गुनाह कबूल करते सुन लिया तो काम पक्का बन जाएगा ना? हाँ, काम तो बन जाएगा, पर तुम करोगे क्या? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम पर छोड़ दूं? पर कैसे? वो खतरनाक आदमी है बेटा विजय। उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो तुम्हें लेने के देने पर जाएंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए दिलीप जी। आप बस मेरे दोस्त सूर्या को उसका हक वापस दिलाने की सोचिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप कल सुबह प्रताप भवन चलिएगा। क्या?
प्रताप भवन? पर क्यों? वहां क्यों जाना है? वो आपको कल पता चल जाएगा। सूर्या, जश्न की तैयारी करो, तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारा हक वापस मिलने वाला है। माधवपुर पहुंचने के बाद जब सूर्या की आंखें खुली तो उसने अपने सामने विजय और दिलीप जोशी को खड़ा पाया। कुछ बातें होने के बाद जब सूर्या को यह पता चला कि दिलीप जोशी एक वकील हैं, तो उसने उन्हें अपनी पूरी राम कहानी सुनाते हुए हरि प्रताप के सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने खोल दिया। पर दिक्कत अभी भी एक ठोस सबूत या गवाह की थी। पर तभी विजय के दिमाग में कुछ आया और उसने दिलीप जोशी को अगली सुबह प्रताप भवन जाने के लिए तैयार रहने को कहा। पर विजय के मन में क्या था, ये बस वही जानता था। हरि प्रताप के घर तो हम लोग जा रहे हैं, पर मुझे कोई बताएगा कि ये मेरे पीछे 10 लोग क्या करने आए हैं? घबराओ मत सूर्या, ये हमारे साथ ही है। हमारे साथ हैं? पर कैसे? मैंने कल रात दिलीप जी को ये बोला कि अगर हमारे पास एक के बजाय 8-10 गवाह हो जाए तो हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। क्यों दिलीप जी? हाँ बिल्कुल, विजय ने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि हो सकता है जज को लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ मिला हुआ हूं, इसलिए 8-10 आदमी रहेंगे तो हमारा वतन ज्यादा पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है। अच्छा ये है दरवाजा। अब यहां से तुम बताओ विजय कि तुमने क्या करने का सोचा है? मुझे ये बताओ किस कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा दिखता है? लगभग सारी खिड़की से, पर वो तुम्हें अंदर आने देंगे तब ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे ये बताओ वो किसी भी कमरे में मुझे ले जाए, वहां से बाहर आवाज आ सकती है या नहीं? हाँ, अगर खिड़की खुली हो तो बिल्कुल आवाज आ सकती है। ठीक है, अब तुम सब लोग उधर जाकर छुप जाओ। जब मैं अंदर चला जाऊं तो मेरी आवाज को गौर से सुनना, तुम्हें पता लग जाएगा मैं कौन से कमरे में हूं। ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना, वो पक्का अपनी विलायती बंदूक लेके निकलेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, बस जाओ कहीं छुप जाओ। हाँ, सारे छुप गए हैं। चल विजय, हो जा शुरू। कौन है? कौन है वहां? अरे ये आवाज कहां से आई? ऊपर देख, ये देख रहा है? ये विलायती बंदूक है, एक गोली लगेगी ना बेजा उड़ जाएगा। और कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? जैसे सूर्य ने बताया था, साला विलायती बंदूक लेके आया है ऊपर खिड़की पे। बोलता है ये चलाऊं गोली? अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, चला लीजिए गोली, वरना मैं सोच रहा था इस बारे में आपसे जरा महफूज जगह पर बात कर लूं। क्या बातें बना रहा है? हाँ? जान की परवाह है ना तुझे? बोल चुपचाप, क्या काम है तुझे? ठीक है, आप कहते हैं तो बोलता हूं। मैं यहाँ आपके भतीजे सूर्य प्रताप के बारे में बात करने आया हूँ। वही भतीजा जिसे आपने चुप 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 चुप, रुक 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 रुक, वहीं रुक। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। बेशक आपका ही इंतजार है, तभी तो असली खेल शुरू होगा। अब बोल, कौन है तू और क्या बकवास कर रहा है? और सूर्या को कैसे जानता है तू? देखिए, मैं जो भी हूं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तेरी ये जुर्रत, कमीने! अपनी आवाज नीचे कीजिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं प्रताप जी। तुझे मेरा नाम कैसे पता? बोल, कौन है तू? कौन है और कैसे जानता है सूर्या का और मुझे भी? बोल बोल साले, बोल। बोला ना, वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आपका भतीजा मेरे पास है, सही सलामत। क्या? जिंदा है? मतलब क्या?
मेरा भतीजा, मेरा प्यारा भतीजा तुम्हारे पास है? जी, वो भी सही सलामत। उसने बताया कि क्वींस फेरी नाम के एक जहाज में अपने प्यारे भतीजे को जान से मारने के लिए बंदी बनाकर भेज दिया था, पर वो जहाज डूब गया और आपका प्यारा भतीजा बच गया। आप ही का जहाज था ना वो, हरि प्रताप जी? आप देखो बेटे, तुम अंदर आके क्यों बात नहीं करते? ऐसा 12 देर तक तुम धूप में कैसे खड़े रहोगे? आओ अंदर, आओ। ठीक है, पर मुझे खिड़की खुली चाहिए। खिड़की पर क्यों? कहीं आपने मुझ पे हमला कर दिया तो? आपका कोई भरोसा नहीं। जो इंसान अपने भतीजे का खून करवा सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है ना हरि प्रताप जी? तेरी तो हाँ, कुछ कहा आपने? अरे बेटा, मैं तो तुमसे बैठने के लिए कह रहा था। हाँ, मैं तुमसे बैठने के लिए कह रहा था, बैठने के लिए कह रहा था। सच्ची मुच्ची। हाँ, बैठो। हाँ, अब बताओ मेरा प्यारा भतीजा कैसा है? हाँ, उसे कोई गहरी चोट तो नहीं लगी ना, जिससे उसके जीने के दिन कम हो गए हों? हाँ? नहीं, ऐसी कोई चोट तो नहीं लगी, पर आपकी बातें सुन के लगता है कि आप चाहते थे कि उसे वैसी कोई चोट लगी हो जिससे उसकी जान चली जाए, क्यों? अरे नहीं बेटा, नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ, वो जिंदा बच गया। हाँ? बहुत खुश हूँ मैं, सच्ची मुच्ची। देखिए हरि प्रताप जी, मैं यहाँ आपसे रिश्ते जोड़ने नहीं आया हूं। मैं एक व्यापारी हूं और आपसे भी उसी भाषा में बात करूंगा। भाषा? क्या बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं बेटा, मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूं। बात ऐसी है कि सूर्या हमारे पास सही सलामत है और उसने हमें यह भी बताया कि आपने क्वींस फेरी जहाज के कप्तान को अच्छी खासी रकम दी थी, उसे हमेशा के लिए सुलाने के लिए। क्या बकवास है? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। उठो, निकल से, जाओ। मुझसे मेरे भतीजे के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो? ज्यादा चिल्लाए मत हरि प्रताप जी, कहीं आपको दवाई की जरूरत ना पड़ जाए। उसी रात की तरह जिस रात को आपने सूर्या को पहली बार जान से मारने की कोशिश की थी। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? बोला ना, उसने हमें सब कुछ बता दिया है और अब चाल यहां आपकी है। चाल? कैसी चाल? चाल आपकी ऐसी है, अगर आप मुझे सूर्या को जान से मारने के लिए अपने उस कप्तान से दुगने पैसे दे दें तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और आपका भतीजा समंदर की लहरों में गुम हो जाएगा, हमेशा के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। ये बकवास मत करो, ये बकवास मत करो। और सुनो, तुम मेरे भतीजे को मेरे पास वापस लेके आओ, वरना मैं तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटता हुआ पुलिस के पास ले जाऊंगा कि तूने मेरे भतीजे का अपहरण किया। मुकदमा डालूंगा तेरे पे अपहरण का। समझ में आया ना? चल निकल यहां से, निकल। ठीक है, चलता हूं, पर जाते जाते ये बता जाता हूं, सूर्या ने मुझे उतने ही पैसे देने का वादा किया है।
अगर मैं उसे एक वकील के पास लेकर चला जाऊं तो। हाँ खैर, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है, ऐसे आए या वैसे। चलिए हरि प्रताप जी, चलता हूं। आपको आखिरी 4 दिन की जायदाद मुबारक, क्योंकि उसके बाद तो इसका मालिक सूर्या ही होगा। क्यों, सही है ना? रुको, वापस आओ। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? देखो, ज्यादा होशियार मत बनो, चुपचाप वापस आओ। लीजिए, मैं आ गया। तो बताओ अपनी कीमत। कीमत? पर किस लिए? देखो, तुम जो भी हो, मेरे साथ खेल मत खेलो, समझे? चुपचाप अपनी कीमत बताओ। अरे पर किस काम के लिए? वो सूर्या के बच्चे को जान से मार डालने के लिए। बस यही तो सुनना था। हरि प्रताप जी, तो आप कोई भी रकम देने को तैयार है? और नहीं तो क्या, इस जायदाद को पाने के लिए मैंने अपने सगे भाई को मार डाला, तो ये चूजा क्या चीज है? क्या चीज है ये? इसे तो मैं इसे भी मैं जान से मार डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ठीक है हरि प्रताप जी, मेरी कीमत है आपकी आजादी। क्या क्या क्या, क्या बक रहे हो तुम? कहने का मतलब, मैं चाहता हूं कि आपसे आपकी आजादी छिन जाए। यह है मेरी कीमत। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना ये बिलायती बंदूक देख रहे हो ना? बिलायती बंदूक छोड़कर एक बार खिड़की के बाहर तो देख लो हरि प्रताप। क्या मतलब है तुम्हारा? दिलीप दोषी, तू? हाँ, मैं। अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो हरि, और रुद्र प्रताप की कसम, तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। तेरी तो बंदूक गड़ गई मेरी। तुम्हारी बिलायती बंदूक अब मेरे हाथ में है। तुम हार चुके हो हरि प्रताप। प्रणाम चाचा जी। शौक तो नहीं गए आप मुझे देखकर? माफ कीजिएगा, पर आपके पापों का घड़ा फूट चुका है। लड़कों, पकड़ लो इन्हें। साले कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। सूर्या, मैं तेरी जान ले लूंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जायदाद मेरी है, मेरी। हरि प्रताप की पोल खुले 15 दिन बीत चुके थे। सूर्या को उसकी जायदाद मिल चुकी थी और हरि प्रताप अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा था। सूर्या माधवपुर के बंदरगाह में खड़ा समंदर की लहरों को देख रहा था। तभी विजय उसके पास अच्छी खबर लेकर आया। अरे, प्रताप खानदान के वारिस यहाँ समंदर के लहरों में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे विजय, तुम यहाँ? तुम तो दिलीप जोशी जी से मिलने गए थे। हाँ, रास्ते में आज का अखबार मिला तो सोचा तुम्हें अच्छी खबर दे दूं। कैसी खबर? ये देखो, वो क्रांतिकारी जिसने उस फिरंगी अफसर पर गोली चलाई थी, वो पकड़ा गया है। और उसने कबूलनामे में ये भी कहा है कि वो अकेला काम कर रहा था। इसका मतलब? हाँ सूर्या, इसका मतलब खैर सूर्या, मैं तो अपने नए सफर पर निकल रहा हूं। तुमने अब क्या करने का सोचा है? मैं भी सफर पर निकल रहा हूं विजय। सफर पर कहां? मंजिल तो यही है तुम्हारी। अब कहां जाना है? घर। समझ गया। करीम चाचा को मेरी कहानियां जरूर बताना। बिल्कुल। तो फिर चले सूर्या, अपने नए सफर की ओर। बिल्कुल कप्तान साहब, वो भी पूरी रफ्तार से।